नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच 12 से लेकर 3:30 तक क्या हूं, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पाल भी होंगे बातचीत करने के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट्स को देखते हैं और सुबह क्या बात हुई थी उसको देखते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। 24030 है ना निफ्टी पर। निफ्टी बैंक पे करीब 57,208। निफ्टी बैंक अभी भी डेलो पर है, निफ्टी थोड़ा डेलो से ऊपर है। देखिए, आज सुबह और कल के स्टैट्स में कुछ खामियां थी। खामियां फॉर द टाइमिंग आप उसे कह सकते हैं, अलाइनमेंट था उनका वीकनेस के साथ। कल एफआईएस की सेलिंग, यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ, नैस्डैक का चलना, एआई रैली का एक बार फिर से तेज़ी पकड़ना, बट दैट क्रूड फैक्टर 92.4 सुबह सुबह हमारे लिए एक ऐसा बेस तैयार हो चुका था जिस पर रिएक्ट करना ऑन द डाउन साइड हमारे लिए काफ़ी लाजमी था। और ऊपर से वो टैरिफ ट्रम्प साहब का फार्मा एक ही तो जनाब एक बास्केट थी जिस पे हम लैच ऑन करते थे, जिसको हम पकड़ते थे, ग्रिप करने की कोशिश करते थे इन एब्सेंस ऑफ आई थिंक बैंकिंग के लिए जब सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता था, आईटी के लिए जब नहीं होता था। ये भी बास्केट अगर आप देखें बिखर गई, हालांकि अब ये ऊपर है डीलो से अगर आप देखें तो कंपेयर करें। तो मैंने आज एक आपको सुबह एक बहुत कॉशियस अप्रोच दी थी कि रिड्यूस योर रिस्क और एग्रेशन को कम कीजिए अपने और लेवल टू लेवल चलिए। अ स्कोप ऑफ शॉर्ट, मैं वो आज ही नहीं, इनफैक्ट मैं 3 दिन से कह रहा हूं, विल ओपन बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। जहां आपका बेस टूटा, देन अ ड्रिफ्ट, देन अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल इन ट्रेड अकॉर्डिंगली। और एक डेटा से एक काम कीजिएगा, मुझे बीच में रखिएगा और एक तरफ बैंक निफ्टी का बेस रखिएगा, एक तरफ निफ्टी का बेस रखिएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हम इससे पहले कंसोलिडेशन के फेज में थे और दोनों ही इंडस्ट्रीज को 20 डे ने प्रोटेक्ट करके रखा था, बोथ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का 20 डे का लाइन था 24,080 24,090 पे, ये जो मैंने लेवल दिया था। और निफ्टी का बैंक का कहाँ था लाइन? 477 619 के बीच में। क्योंकि देखिए, ड्यूरिंग द मार्केट जब ओपन होता है, जब तो थोड़ा सा अपस्विंग्स होते हैं तो एवरेजेस हिल जाते हैं, तो जोन दिया था मैंने। And the appropriate case to go short on Nifty is below 24080, but at the same time आपको प्राइस confirmation लेना पड़ेगा बैंक निफ्टी से, whether it's breaching its base one or not। ये अपना बेस वन तोड़ रहा है, दोनों इंडस्ट्रीज ने अपने बेस वन को तोड़ा, 20 डे को तोड़ा। और कोलैप्स कहाँ से हुए, कहाँ तक हुए? मैंने आखिरी लेवल कहा, देखिए जहाँ तक विजन होगा ना वहीं देंगे। सूरत हाल कितने भी खराब हो, लेकिन आप कहाँ तक टिप्पणी कर सकते हैं? जहाँ तक के स्टैट्स आपके पास हो। तो मेरे पास जब कल बैठ के देखने लायक डेटा था तो 24,000 की पुट पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई था, एंड बिलो दैट एट 23977 उस वक्त आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। तो इसलिए मैंने उस लेवल को दिया। तो निफ्टी कहाँ तक गया? आफ्टर ब्रीचिंग दैट बेस वन हम कहाँ तक ड्रिफ्ट हुए? अब 77 का 73 इसलिए हो गया क्योंकि ड्यूरिंग द डे एवरेजेस हिलते हैं। हम ऑलमोस्ट गए, उस पैच को हिट करके आए और स्लाइट रिकवरी। तो ये क्या था? ये था पुट राइटर्स का जोन। क्या था ये? 50 डे में। तो एक अंश शॉर्ट ट्रेड का पूरा हुआ। 977 973 के नीचे आप फर्दर सस्टेन करेंगे, फर्दर सारे इंडाइसेस अगर फोर्स जनरेट करेंगे तो शॉर्ट की बात करेंगे, अन्यथा नहीं। अब लाइए आप निफ्टी बैंक, मैं स्टैट्स बाद में देखूंगा, है ना। निफ्टी बैंक लेके आइए। क्या बात हुई थी कि द मोमेंट विल ब्रीच 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अ स्लाइट कोलैप्स। स्लाइड कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी एक दिन में जो इंडेक्स 1000 2,000 पॉइंट चलता है उसके लिए 600 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। तो कहाँ तक? 233 और 56854 57,070 यहाँ तक का जोन खोल सकता है। बट निफ्टी बैंक ने अब तक कहाँ तक का ड्रिफ्ट दिया है? हमारा लो था 57,151, इनफैक्ट हम उसको अभी हिट कर रहे हैं। तो अब पिक्चर में है 57,040 और 56,854। तो निफ्टी में रिकवरी आ गई है थैंक्स टू फार्मा। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक दो बास्केट और जो रिकवर हुई, बट जैसे ऑटो, बजाज ऑटो को देखिए, हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। एफएमसीजी ठीक ठाक कर रहा है ना। तो वो चीज़ें बचा रही हैं, अदरवाइज सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। अब लाइए जरा स्टैट्स क्या कह रहे हैं। हम इस बात को कंफर्टेबल होकर कह सकते हैं कि हमने दिन का सबसे वर्स्ट जो फेज था वो देख लिया। लेट्स सी पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं एट 24,000, 24,000 पे पुट राइटर क्या कर रहे हैं।
देखिए ठीक ठाक ओआई है, 1.28% का रीजनेबल ओआई है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि जनाब ये टूट नहीं सकता। नो, इसके नीचे के पुट राइटर्स के जोन बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। मतलब कोई इस पे बैट नहीं कर रहा है कि 23,900 नहीं टूटेगा, कोई इस पे बैट नहीं कर रहा है आज इंटरडे में कि 23,800 नहीं टूटेगा। सब एक बैट ये कर रहे हैं कि 24,000 नहीं टूटेगा, बट वो भी आई थिंक अगर आप कॉल राइटर के कंपैरिजन में देखें बहुत कम है, ओनली आई थिंक इट्स 60 to 65%। तो इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन अदर इंडिसेस। निफ्टी बैंक उस पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी बैंक क्या करेगा। अच्छा, जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 23,977 के नीचे जाने की गुंजाइश है, क्योंकि वो स्पेस आपके लिए बनाएगा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जरा वो फिर लेके आइए बेस वन स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक का 50 डे में कहाँ आता है? मैंने वो क्यों 56,800 कुछ पॉइंट का जिक्र किया था। निफ्टी का अगर 50 डे में आता है 23,977 पर, तो निफ्टी बैंक का 50 डे में आता है आपका उस जोन पे जो मैंने लास्ट में मेंशन किया है, 56,864 ये है 50 डे में। तो ये निफ्टी बैंक जो है ना वो अपना केस तैयार कर रहा है 50 डे में का। इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि 8 जुलाई को भी जब निफ्टी बैंक क्रैक हुआ था तो 50 डे में से कंफर्मेशन, जो मैं बातें कह रहा हूँ ना आप चार्ट्स पे जाकर देख सकते हैं, बट याद रखिएगा आई यूज एक्सपोनेंशियल, तो वहां तक ड्रिफ्ट हुआ था। अब लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स, फिर राजेश जी के पास चलेंगे। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? क्या 57,000 पे पुट राइटर्स हैं कि नहीं है? देखिए अभी 2-3 दिन तक तो थे, है ना। अब 57,000 पे मुझे ठीक है, रीजनेबल आउटस्टैंडिंग वाई है, और 56,864 पे आपका 50 डे में हो गया, तो ये 150 पॉइंट की गुंजाइश एज पर दी स्टैट्स और नजर आ रही है। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी जिस कहते हैं ना टू मच टू हैंडल, बहुत कुछ था हमको जिसको हैंडल करना था। आई मीन सारी खबरें नेगेटिव थी, सारे सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव थे आपके लिए। दवा आपको एक सुकून देती थी, लेकिन आज वो खुद चपेटे में है ना। तो ऐसा करना क्या है अब? निफ्टी बैंक पे लग क्या रहा है आपको? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है, और मार्केट के सेंटिमेंट जैसे ही इम्प्रूव होते हुए लगे, और वापस हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और अब ट्रम्प का फार्मा पे जो स्टेटमेंट आया उसके चलते अगेन हमने देखा कि मार्केट का सेंटिमेंट वापस से डिस्ट्रॉय होते हुए दिखे। इंडियन मार्केट जरूर यहाँ पे कोशिश कर रहा था एक सपोर्ट को होल्ड करने की। हमने देखा पिछले दिनों में 24,100-200 की रेंज में काफी समय निफ्टी ने बिताया, लेकिन आज जिस तरीके से कोलैप्स आया है और अब 24,000 को चैलेंज करते हुए देखने को मिला, और आपने डिस्क्राइब भी किया कि ऑलमोस्ट हम आज का जो डे लो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल है। हमें लगता है लुकिंग एट द डेटा यहाँ पे पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन अभी भी एब्सेंट है, और हमें लगता है कि अगर 24,000 को अब वापस तोड़ती है निफ्टी तो हो सकता है कि हम 23,900 की तरफ भी ड्यूरिंग द डे ही फिसलते हुए देखने को मिले। तो वहां तक की जगह हमें लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे ओपन होते हुए दिख रही है। जरूर निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया पुल बैक का, लेकिन वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था। जो भी पुल बैक बना उसमें वापस से एग्जिट के ही ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखे, और यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड होते हुए दिखी। हमें लगता है अगर ड्यूरिंग द डे अगर मार्केट को रिकवर होना है या वापस से बाइंग इंटरेस्ट लौटना है मार्केट का, तो यहाँ पे 24,075 से 24,100 ये लेवल को क्रॉस करना होगा। अगर ये नहीं क्रॉस कर पाते तो स्ट्रक्चर तो सेल ऑन राइज का ही बना हुआ है। 24,100 के नीचे रहे तो हमें लगता है कि 24,000 भी टूटेगा, एंड देन 23,900 की तक तो ये मार्केट फिसल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से वॉलेटाइल है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और आज हम देखें कि आज भी काफ़ी प्रेशर है बैंकिंग स्टॉक्स में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑलरेडी हमने रिजल्ट के बाद एक प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था, लेकिन जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में 57,500 का लेवल टूट चुका है, तो हमें लगता है 56,500 की तरफ अब फिसल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन स्टॉक्स जो हैं वो वीकनेस दिखा रहे हैं लार्ज कैप स्पेशली। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है जब तक हम 57,600 के नीचे बने हुए, और यहाँ पे करेक्शन 56,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। जी याद रखिएगा बैंक निफ्टी, देखिए क्या होता है ना, आप कल से गिर रहे हैं कहाँ 261,
24,261, 24,161, 24,061, 23,961। तो ना अब एक साइड में बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करने के बाद अब आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान में रखना है। बाकी निफ्टी फर्दर उस 23,970 को वायलेट करता है कि नहीं करता, इट विल एंटायरली डिपेंड्स अपॉन निफ्टी बैंक, क्योंकि इंडेक्स इन फोर्स ऑन डाउन साइड ये निफ्टी बैंक ही है। खैर, अब आई होप आपको एक सेंस मिल गया होगा। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, 3 स्टॉक्स का पिक कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे एक शॉर्ट है, 2 लॉन्ग है। पहला शॉर्ट जो है वो है एंजल वन में है। अगर यहाँ पे देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज का जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में, हमें लगता है कि यहाँ पे ये फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एंजल वन फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने की सलाह ऑन द डाउन साइड। टारगेट आ सकते हैं इसमें 300 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 323 के आसपास। लॉन्ग साइड का ट्रेड हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक मोमेंटम बना हुआ और स्टेबिलिटी अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस से जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टीवीएस मोटर का। यहाँ पे एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये जिस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में 4050 4100 तक की अपसाइड बन सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे बाय करने का करीब 3860 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो हमें लगता है यहाँ पे डिफेंस स्पेस से एचएएल को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। यहाँ पे भी एक ग्रेजुअल अपमूव था और अब एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एचएएल ने रजिस्टर किया था कल के सेशन में, और आज भी अगर हम देखें तो फॉलो अप बाइंग एक्शन स्टॉक में बनी हुई है। तो हमें लगता है जब तक ये 4550 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड रखा जा सकता है, और अपसाइड में 4750 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। एचएल डिफेंस मूव अच्छे हैं, डिफेंस स्ट्रॉन्ग है। 4603 कल हम क्लोजिंग में बात कर रहे थे कि एचएल ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कर्व लिया है। बड़ा खूबसूरत ब्रेकआउट था। डिफेंस में कल लॉन्ग्स पे रेड हुए थे। एक बार सारे ट्रेड्स रखिएगा राजेश जी, एक एक करके उसको देख लेते हैं। निफ्टी बैंक पे चर्चा हुई हमारी, और एक एक करके जरा तमाम ट्रेड्स लिखे आइएगा। एंजल वन सेल है 300 की तरफ बढ़ता हुआ काउंटर। 315 का अगर आप देखें तो यहाँ पे सीएमपी है 7 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। पोस्ट अर्निंग कोलैप्स कंटिन्यू। टीवीएस मोटर्स एट ऑल टाइम हाई 3937 पे ट्रेड करता हुआ 143 रुपये पर। 4050 का लक्ष्य यहाँ पे है। और अगली स्लाइड में आएगा आपका लास्ट ट्रेड एचएल। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अगर आप निवेशित हैं भारत कुकिंग कोल में तो मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर। थोड़े नंबर्स कमज़ोर लग रहे हैं, स्टॉक लेके आइए एक बार जरा प्लीज़, और इन नंबर से बातचीत करेंगे हम। मैनेजमेंट की टिप्पणी क्या है, नंबर से सिक्योर रहे, आगे के क्वार्टर्स के लिए आउटलुक क्या है। और श्री मनोज कुमार अग्रवाल सीएमडी भारत कुकिंग कोल के हमारे साथ गुफ्तगू में बातचीत में जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। बैंक निफ्टी या डेलो, तो मैं जो निफ्टी के लो को डिफाइन कर रहा था और निफ्टी बैंक के लो को डिफाइन कर रहा था, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था आपको, स्कोप ऑफ फर्दर स्लाइडिंग टुवर्ड्स 50 डे मा। निफ्टी ने अपना वो अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा कर दिया था 50 डे मा का, बट वो यहाँ पेंडिंग है। 56,864 ये ऑलमोस्ट उसके लिए प्रिपेयर करता हुआ, जो कि निफ्टी के लिए भी डाउन साइड खुलेगा, सिंस निफ्टी फिर एक बार डेलो की तरफ प्रोसीड कर रहा है इस वक्त। तो ये अनफिनिश्ड बिजनेस जो है अभी ड्यू है। चलिए हम एक बार फिर से भारत कुकिंग कोल के पे लौटते हैं। नंबर्स आए, रेवेन्यू करीब 335 करोड़ रुपए वर्सेस 3720 करोड़ रुपए। स्लाइड डिप था यहाँ पे 3.5% का। बेटा लॉस लगभग 65 करोड़ रुपए का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 192 करोड़। और ये क्यों रहा ऐसा, बातचीत करते हैं हमारे साथ मनोज कुमार अग्रवाल सीएमडी भारत कुकिंग कोल की जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इनफैक्ट सर, ये जून के क्वार्टर में जब आपने हमसे शेयर किया था, एक सेंस तो मिल रहा था दिस इज गोइंग टू बी अ वीक क्वार्टर, है ना, जहाँ पे आपने कहा भी था कि कुकिंग कोल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हुआ है 7.5%, 2.17 मिलियन टन पर। बट इस बार के नंबर्स में हर चीज़, आई मीन टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स की पिक्चर बिगड़ी हुई है। बड़ा कारण क्या रहा सर इस बार की ये परफॉर्मेंस का, मनोज जी? देखिए, हमारी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बहुत पुरानी कंपनी है। 3 महीने 2 महीने के रिजल्ट से बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ता है। और जो ये कारण है, हमने अपने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया। अपने जो हमारा मेजर स्टॉक था 9 मिलियन टन से अधिक,
उसमें हमने लगभग 14 लाख की कटौती लाई, डिस्पैच पर कंसंट्रेट किया और अपने माइन के अंदर कोयले को एक्सपोज करके रखा और लगभग 20 लाख टनी 2 मिलियन टनी हमारा कोल एक्सपोजर है। इसके अलावा 2-3 कारण और था कि प्रोडक्शन कम करने का तो मैंने बता ही दिया कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया और आने वाले दिनों में एज पर द नीड भी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। डिस्पैच को और आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि हमारे द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मानसून के प्रिपरेशन के साथ-साथ कि इसके अब अगले क्वार्टर में डिस्पैच इम्प्रूव करेगा। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स भी तैयार हो गए हैं। पहले कुछ लैक ऑफ कस्टमर डिमांड भी था। इसके चलते हमारी प्रोडक्शन और डिस्पैच थोड़ी फिगर कम कम रही। ओके, तो आप मैं क्या मान के चलूँ सर कि आगे जाके प्रोडक्शन और डिस्पैचेस दोनों अगले क्वार्टर में या फिर फुल ईयर में कैसे दिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कि एक जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, तो आगे का आउटलुक क्या है आपका? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 39 मिलियन टनी हमारे कोयले का उत्पादन लक्ष्य है और 41 मिलियन टनी हमारा डिस्पैच का लक्ष्य है। इसको हम प्राप्त करेंगे ही, बल्कि और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा फिर ध्यान रहेगा ज्यादा बरसात के दिनों में कि हम अपने जो स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक को अधिक से अधिक थर्मल पावर्स तक और खास करके स्टील इंडस्ट्री, स्टील के उत्पादन वाले जैसे हमारा सेल कस्टमर है मेनली, वहां तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और अगले तिमाही में इस बार के रिस्पेक्ट में डिस्पैच इंप्रूव करेगा इवन इन मानसून रेनी डेज। इसके लिए हमारी तैयारी हो गई है और हमने आपको बता दें कि दुग्धा कोल वाशरी भी हमने पिछले मई महीने में मोनेटाइज किया। उसका भी कार्य जारी होगा। प्रोडक्शन आने में तो लगभग साल भर लगेगा, लेकिन वो एक अच्छा कार्य हुआ है हमारे द्वारा। और एक और कोल वाशरी सुदामनी को भी मोनेटाइज अगले 4 से 5 महीने में हम लोग करेंगे और नेक्स्ट उसके मौदा वाशरी भी है। तो हम अपने वाशरी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि कोल की वहां भी खपत बढ़ेगी, फीड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगा और इधर थर्मल पावर्स में भी हमारे पास ऑक्शन में और एफएसए के नए बड़े बड़े कस्टमर आ गए हैं, जिसके लिए हमने पिछली तिमाही में कुछ अपने कोयले के रेट में भी स्कीम बना करके 100 रुपए से 600 रुपए तक कम किया था, जिसका भी इफेक्ट रहा कि क्वांटिटी हम बढ़ाए लैक ऑफ कस्टमर के चलते भी और उसमें हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट कम रही। इन सभी चीजों को देखते हुए आगे आने वाली तिमाही में हमारा परफॉर्मेंस डिस्पैच में हम टारगेट किए हैं कि इसको मैक्सिमाइज करें। हाँ, अच्छा, रियलाइजेशंस फिर भी ठीक रहे आपके, तो आगे जाके एक चीज़ तो रियलाइजेशंस पे और दूसरी बात यह है, अगर मैं मान के चलूँ, मैं क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिख रहा था, लास्ट जून का आपका जो आपके बेटा मार्जिन थे वो 5.1 की ट्रैजेक्टरी में थे, तो लेट्स छोड़ते हैं अगले क्वार्टर को, इस क्वार्टर को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये मानसून वाला क्वार्टर होगा। ये बैक टू नॉर्मल कब तक आ पाएंगे मार्जिन की पिक्चर? मार्जिन की पिक्चर मानसून वाला जो सत्र है सेकेंड क्वार्टर, अपने खुद ही कहा, ये समझदारी वाली बात भी है कि इसमें कुछ हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन थर्ड क्वार्टर में हमारा राइज सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा रहेगा। जो हम एक्सपोजर करके कोल को माइन में रखे हैं उसका उत्पादन करेंगे, साथ ही हमारा डिस्पैच और बढ़ेगा। हमारे कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर कुछ बड़े बड़े हमारे आ चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम द डीवीसी, एनटीपीसी, सेल और भी हरियाणा यूपी के थर्मल पावर से लेते हैं, उनको हम सप्लाई अधिक से अधिक करेंगे और ये जो फिगर्स आपको दिख रहा है इसमें अच्छा खासा अंतर आएगा और मैं अपने स्टेक होल्डर्स को भी विश्वास दिलाऊंगा कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, कोकिंग कोल क्रिटिकल मिनरल के श्रेणी में आ गया है। हमने कुछ माइंस के एक्सपेंशन का भी स्कीम बना के रखा है, छोटे माइंस को मिलाकर बड़े माइंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोनेटाइज भी कर रहे हैं। 5 अंडरग्राउंड माइंस भी हमारे मोनेटाइज हो चुके हैं, उनका भी उत्पादन आ रहा है। एक एमडीओ खतरास एरिया में सलानपुर से उससे प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हमारी मोनिडी विश्व प्रसिद्ध अंडरग्राउंड माइंस में 400 करोड़ से ऊपर के लॉन्गवाल माइंस का एक पैनल शुरू होने वाला है सितंबर से प्रोडक्शन, तो उसका करीब 1.5 मिलियन उसका एडिशनल हमको मिलेगा।
इस तरह की बहुत सारी विधियों के द्वारा हम आगे थर्ड तिमाही में तो इम्प्रूव अच्छा खासा करेंगे, लेकिन मानसून में भी डिस्पैच हमारा बढ़ेगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने प्रकाश डाला। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी टफ वन कंसिडरिंग मानसून। एक ब्रेक मार्केट से डेलो में जो जिस बात की अगर आप देखें गुंजाइश तलाश रहा था या फिर जिस बात का डर था, जिस बात गुंजाइश, क्योंकि देखिए सेट्स थे, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हिटिंग डेलो और वो 50 डे में एवरेजेस पे एक सक्शन पावर होती है, वो फेंकते भी हैं और खींचते भी हैं, एंड दैट्स कॉल्ड सक्शन पावर। डेलो पर निफ्टी बैंक 57,000 पुट राइटर्स को टेस्ट करता हुआ। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। बस वो 57,000 निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट छू दिया। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, कॉल ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं सस्ता ऑप्शन में? पुट के साथ जाएंगे आज वीरेंद्र जी, और हमें लगता है एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके की वीकनेस है, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 750 की स्ट्राइक का पुट बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है एचडीएफसी बैंक में, ये 730 की तरफ बढ़ेगा, तो 750 का पुट बाय करना है। 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और टारगेट आना चाहिए इसके करीब 14 रुपए से 16 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए के आसपास। 820 रुपये का था ये शुक्रवार को 3:30 पर। मात्र 3 दिनों में, मतलब 3 वर्किंग सेशंस में, 3 ट्रेडिंग सेशंस में सारे जज्बात बदल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स में बैठने के लिए राजेश जी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।